नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी जांच में 38 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। 100 से अधिक संपत्ति की रजिस्ट्री बरामद की गई है। गायत्री और परिवार से जुड़ी 44 संपत्तियां मिली हैं। लखनऊ में है गायत्री और परिवार की 44 संपत्तियां। मुंबई में गायत्री और परिवार के 4 बंगले हैं। लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर में ये संपत्तियां हैं। सीतापुर और रायबरेली में भी संपत्तियां मिली हैं। ईडी ने गायत्री के 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 250 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक बड़ी संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। 38 करोड़ की संपत्ति का अब तक खुलासा हो चुका है। ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं इस वक्त। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में विस्तार से बताइए। हमें देखिए, अभी भी ईडी की लगातार जांच जारी है। जो भी संपत्तियों के कागजात मिले हैं उनको खंगाला जा रहा है। जो बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं वो जिनके नाम पर है उन लोगों को तलाशा जा रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है क्या उनकी वाकई इतनी हैसियत है कि वो प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। तो अभी तक जांच जारी है और अभी तक 38 करोड़ की प्रॉपर्टीज का खुलासा हो गया है। मुंबई में 4 बड़े बंगले मिले हैं। कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली जैसे जिलों में संपत्तियां मिली हैं। 44 संपत्तियां सिर्फ लखनऊ में मिली हैं। अभी तक 100 से अधिक संपत्तियों के कागजात मिले हैं जिनमें से 50 बेनामी हैं। उन लोगों को तलाशा जा रहा है। और ईडी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 2012 से लेकर 2016 के बीच में अवैध खनन के जरिए ये सारी संपत्तियां जुटाई गई हैं। गायत्री और उसके परिवार से जुड़े लोगों के नाम पर कंपनीज खोली गई हैं। उन बोगस कंपनीज के जरिए ये सब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। तो पूरे नेक्सस का, पूरे नेटवर्क का ईडी खुलासा करने में लगी हुई है। अभी ये शुरुआती जांच है। मान के चलिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और खुलासे भी होंगे गायत्री प्रजापति के बारे में। अमित, ऋषभ, कल एक जानकारी मिली थी कि गायत्री प्रजापति के ड्राइवर के नाम भी 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। क्या ऐसे कुछ और नाम हो सकते हैं जो गायत्री प्रसाद प्रजापति से जुड़े हुए हैं, उनको भी ट्रैक किया जा रहा है, या कुछ और जानकारी अगर इस बारे में मिल पाई हो? जी अमित, देखिए, ईडी ने पूरी एक फहरिस्त तैयार कर रखी है जिसमें गायत्री प्रजापति से जुड़े हुए कई लोग हैं। उसमें उनका ड्राइवर है, उनका रसोइया है, उनका नौकर है, उसके गांव और परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये मान के चल रही है अभी 100 से ज्यादा संपत्ति के कागजात मिले हैं और जांच चल रही है। तो ये मान के चलिए आने वाले समय में और खुलासे होंगे और पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और उन्नाव में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर बस और कंटेनर की टक्कर हो गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है। कोहरे के चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ है। थाना औरास क्षेत्र की घटना है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, दर्दनाक हादसा हुआ है। 4 लोगों की जान चली गई है। उन्नाव में हुए इस बड़े हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घने कोहरे के चलते यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीर आप देखिए। यही वो बस है जो हादसे का शिकार हुई है। 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। 7 लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर है। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर हुई है। उधर बागपत में भी एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। घने कोहरे से 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ईस्टर्न पेरिफेरल पर यह बड़ा हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। कोहरे के चलते आपस में 12 से अधिक वाहन टकराए हैं। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप देखिए कैसे एक एक कर ये गाड़ियां आपस में टकराई हैं। चकनाचूर हो गई हैं इस हादसे में गाड़ियां। इस वजह से इन वाहनों में सवार तमाम लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आसपास के अस्पतालों में या फिर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कारण यही बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा था, जिसके चलते ये गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। और पीलीभीत में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और बस के आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हुए हैं। अमृतसर से लखीमपुर जा रही थी ये बस। ट्रक में लदे कई जानवरों की मौत भी हो गई है। नेशनल हाईवे 730 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। थाना पूरनपुर के कुटार रोड का मामला है। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए आप। इस हादसे में 2 की जान चली गई है, 3 लोग घायल हुए हैं।
अमृतसर से बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। ट्रक से इसकी टक्कर हो गई और जानकारी के मुताबिक ट्रक में कई जानवर लदे हुए थे। उन जानवरों की भी मौत की जानकारी सामने आ रही है। तो पीलीभीत के पूरनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर अमृतसर से जा रही है बस ट्रक से सीधे टकरा गई, जिसके चलते 2 लोगों की जान चली गई है और बस में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके बारे में अभी जानकारी मिल नहीं पाई है। शुरुआती जानकारी यही है कि 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 3 लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा जिस वक्त हादसा हुआ, ट्रक में कई जानवर लदे हुए थे, उनमें से कुछ जानवरों की भी जान चली गई है। उधर संभल में रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। संभल चंदौसी रोड पर गांव मोहम्मदपुर टांडा के पास यह हादसा हुआ है। दिल्ली से बिसौली जा रही थी रोडवेज की बस, उसी दौरान बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए। पुलिस रोडवेज बस को कब्जे में लेकर कार्रवाई कर रही है। जिले के जालब सराय के रहने वाले 2 दोस्तों की इस हादसे में मौत हो गई है। उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। और एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। 2 हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। माइलस्टोन 92 के पास ये हादसा हुआ है और माइलस्टोन 85 के पास भी एक दूसरा हादसा हुआ है। 2 हादसों में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा देखने को मिला है। माइलस्टोन 92 के पास एक हादसा हुआ, एक दूसरा हादसा माइलस्टोन 85 के पास हुआ है और इन दोनों ही हादसों में 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। इन दोनों ही हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 92 के पास एक हादसा हुआ और जो दूसरा हादसा हुआ है वो माइलस्टोन 85 के पास हुआ है और इन दोनों ही हादसों में 5 लोगों की जान ले ली है, जबकि 3 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे में मरने वाले लोग कहां के रहने वाले थे, कहां जा रहे थे, इस बारे में जानकारी भी मिल नहीं पाई है। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नितिन, क्या जानकारी इन दोनों हादसों को लेकर? देखिए, जिस तरीके से आज साल का नया दिन था, काफी कोहराम भरा रहा मथुरा के लिए और 2 हादसे थाना सुहील क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें एक हादसा माइलस्टोन 92 पर हुआ है तो वहीं एक हादसा 85 माइलस्टोन पर हुआ है। 92 पर जो माइलस्टोन पर हादसा हुआ उसमें बाइक सवारों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी और मोटरसाइकिल सवार जो 3 युवक थे उन तीनों की मौत हो गई और मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं जो माइलस्टोन 85 उसमें स्विफ्ट कार जो थी उसमें जो है टक्कर मारी है और उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। तो माना जा रहा है कि कोहरा कहीं ना कहीं हादसे की वजह रहा होगा, जिसके चलते ये नहीं दिखाई दिए होंगे और एक बड़ा हादसा हुआ है साल के पहले दिन जो दर्दनाक खबर मिली है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कानपुर देहात में एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग से झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। घर में रह रहे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। गांव वालों की मदद से इनकी जान बच पाई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें देखिए आप, जो कानपुर देहात से सामने आई हैं। उस बिल्डिंग में आग लगी और देखते देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में झुलसकर एक शख्स की जान चली गई है, जबकि बिल्डिंग में रह रहे बाकी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। जैसे ही आग लगी, गांव के आसपास के लोग भी यहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने किसी तरह से बिल्डिंग में मौजूद लोगों की जान बचाई है, लेकिन एक शख्स इस दर्दनाक हादसे में काल के गाल में समा गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उधर बदायूं में भी दुकान में आग लग गई है। कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी। आग से सारा सामान जलकर राख हो गया है। कोहरे के चलते फायर ब्रिगेड की टीम देरी से पहुंची। उसामा थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बदायूं से। कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। जानकारी मिल रही है कि इस आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना फौरन ही दमकल विभाग को दी गई, लेकिन चूंकि घना कोहरा था, इस वजह से दमकल की टीम को मौके पर पहुंचने में काफी वक्त लग गया, जिसके चलते दुकान में रखा सारा सामान जलकर
राख हो गया। बाद में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर मॉल को सील कर दिया गया है। सबसे बड़े मॉल को यहां पर सील कर दिया गया है। मॉल जेड स्क्वायर को सील किया गया है। मेयर ने मॉल के सभी गेट पर ताला लगा दिया है। 13 करोड़ का टैक्स भी लगाया गया है इस मॉल पर। ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मॉल जेड स्क्वायर सील कर दिया गया है। मेयर ने मॉल को सील करवा दिया है, उसके सभी गेट पर ताला लगवा दिया गया है और साथ ही 13 करोड़ रुपए का टैक्स भी इस मॉल पर लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां का सबसे बड़ा मॉल जेड स्क्वायर मॉल सील कर दिया गया है और ये कार्रवाई मेयर की तरफ से की गई है। सभी गेट पर ताला जड़ दिया गया है और साथ ही साथ इस मॉल पर 13 करोड़ रुपए का टैक्स भी लगाया गया है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ के सबसे बड़े मॉल जेड स्क्वायर को सील कर दिया गया है। जेड स्क्वायर के मॉल के सभी गेट पर ताला जड़ दिया गया है। कानपुर से हमारे सहयोगी ओम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? अमित, मैं आपको बताऊं, ये कानपुर महानगर का सबसे बड़ा मॉल है। लगातार 5 सालों से नगर निगम यहाँ प्रयास कर रहा था। नगर निगम के अधिकारी लगातार मॉल संचालकों और मालिकों से संपर्क कर रहे थे कि वह बकाया ग्राहक जमा कर दें, लेकिन वह लगातार कोर्ट और इधर उधर सिफारिशों के चलते नगर निगम का पैसा नहीं जमा कर पा रहे थे। महापौर प्रमिला पांडे ने अचानक कल एक बैठक बुलाई और नए साल के पहले ही दिन शहर के सबसे बड़े बकायेदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर एसएसपी बबलू कुमार ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया है। 11 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। चौकी जलाने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना ताजगंज इलाके में बवाल हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है। 2 सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया है और साथ ही 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी बबलू कुमार की तरफ से कार्रवाई की गई है। 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। 11 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं और 100 लोगों पर कार्रवाई हुई है। ताजगंज में चौकी जलाने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हो रही है। एसएसपी की तरफ से थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कल जिस तरह से आगरा में बवाल हुआ था, हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला था और उग्र भीड़ ने यहां पर चौकी को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही, जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में चर्चा की जाएगी। माघ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, उसका जायजा भी लिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर आज अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई गई है। सभी 13 अखाड़ों के लोग इसमें शामिल होंगे। चर्चा इस बात पर की जाएगी कि हरिद्वार में जो कुंभ आयोजित हो रहा है, उसकी तैयारियों में क्या कुछ कमी रह गई है, उसको कैसे उठाया जाए, कैसे दुरुस्त करवाया जाए और साथ ही साथ प्रयागराज के संगम तट पर जिस माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है, उसकी तैयारियां कहां तक पहुंच पाई हैं, इस बात का जायजा भी अखाड़ा परिषद की तरफ से आज लिया जाएगा। नए साल पर नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी शुभकामनाएं दी हैं। सभी नेताओं ने नववर्ष के मौके पर ट्वीट कर देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आपको 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि लाए, आशा और कल्याण की भावना प्रबल हो। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। नए साल के पहले दिन उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सीएम योगी ने भी देशवासियों के साथ ही यूपी की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। नव वर्ष 2021 की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
प्रभु श्री राम से कामना है कि वर्ष मानवता के लिए आनंदमय, शांतिमय, सुखमय, आरोग्यमय एवं मंगलमय हो। आइए नववर्ष में हम सभी समर्थ, आत्मनिर्भर एवं समावेशी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध हों। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है, संपूर्ण विश्व, देश एवं अपने उत्तर प्रदेश को नववर्ष की मंगलकारी शुभकामनाएं एवं सबके सुख, शांति, समृद्धि एवं आरोग्य की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी नए साल पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को नववर्ष 2021 की हार्दिक बधाई व ढेर शुभकामनाओं के साथ साथ इंसानी लगन, मेहनत व कर्म पर भरोसा रखने के बावजूद कुदरत से कामना है कि नया वर्ष वैसा कतई न बीते जैसा कि कोरोना विपदा आदि के कारण अति संकटों में बीता साल गुजरा था। और अब बात करते एक अच्छी खबर की। 2 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाने के ड्राई रन की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 83 करोड़ सिरिंज के ऑर्डर भी दे दिए हैं। नए साल में अच्छी खबर मिलने वाली है। दरअसल 2 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाने के ड्राई रन की शुरुआत की जाएगी। हर राज्य में टीकाकरण की तैयारियों को परखा जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार ने 83 करोड़ सिरिंज के ऑर्डर दिए हैं। पीएम की कोरोना वैक्सीन पर अफवाह न फैलाने की अपील के बावजूद रजा एकेडमी ने WHO से वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ असामाजिक तत्व वैक्सीन में सुअर की चर्बी जैसी चीज मिला रहे होने की बात कहकर भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन इस पर बरेली के मौलाना इस्लाम का हवाला देते हुए कहते हैं कि इंसान की जान बचाना फर्ज है। इसलिए जान बचाने के लिए अगर कुछ समय के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़े तो किया जा सकता है। इसके अलावा कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को नासमझ बताया है। इस्लाम साफ साफ कहता है कि ऐसी कंडीशन में अगर इंसान मुलव्विस है कि उसकी जान जा रही हो तो उस वक्त के लिए सिर्फ उतने ही इस्तेमाल के लिए, जान बचाने के लिए नाजायज़ चीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती है। और दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ में हो रही बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। 1 डिग्री तक गिर गया है तापमान। कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। लाइट जलाकर गाड़ियां चल रही हैं। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। 14 साल में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है आज नए साल के पहले दिन। लखनऊ में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच लोगों ने नए साल का आगाज किया। 2021 का पहला दिन पहली सुबह सर्द कोहरे के साथ शुरू हो रही है। राजधानी लखनऊ में सुबह 7:30 बजने को हैं, लेकिन सूर्य देवता के कहीं दूर दूर तक दर्शन नहीं हो रहे हैं। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। हालांकि 31 दिसंबर की देर रात तक जो नए साल का जश्न है वो तमाम जगहों पर होता रहा, लेकिन चूंकि कोरोना का प्रोटोकॉल था लिहाजा होटलों में बहुत सीमित लोगों के साथ ही नए साल का जश्न मनाया गया। जो कोरोना को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी, उनको देखते हुए सीमित लोगों के साथ ही कोरोना के इस संक्रमण के दौर में नए साल का जश्न लोगों ने मनाया। हालांकि कहते हैं कि जहां पर भी खुशियां मिले वहां से समेट लेनी चाहिए। इसीलिए नए साल के नए दिन आज लोग नए स्मरणों के साथ, नए संकल्पों के साथ अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से भी हमारे सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। 2020 चाहे जैसा गुजरा हो, लेकिन 2021 मंगलमय हो, यही कामना है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बात करते एक अच्छी खबर की। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2021 से डोमेस्टिक वॉइस कॉल को दोबारा से फ्री कर दिया है। यानी दूसरे नेटवर्क पर भी सभी कॉल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इससे पहले भी ये कॉल फ्री थे, लेकिन IUC चार्ज की वजह से कॉल महंगे हो गए थे। लेकिन अब 1 जनवरी से यानी आज से जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल फिर से पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं। सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल से मोबाइल कॉल करने पर
आईयूसी लगने की डेडलाइन जनवरी 2020 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दी थी। इसकी वजह से जियो ने अपने ग्राहकों से चार्ज लेना शुरू कर दिया था। कंपनी ने तब कहा था कि जब रेगुलेटर ये चार्ज नहीं लेगा तो वो भी ग्राहकों से चार्ज नहीं वसूलेगी। इस खबर के बाद एयरटेल के शेयरों में गिरावट देखी गई है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम आगे बढ़ा पाएं। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।